Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on stereoisomerism. आज मैं स्टेरियोआइसोमरिज्म्स के अंदर लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये डिस्कस करने से पहले और इस टॉपिक को जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ स्टूडेंट्स को और व्यूअर को मैं ये भी बोलना चाहता हूं, जो आज की वीडियो को और आज के लेक्चर को जब आप देखोगे प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो उस कंडीशन में वे वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझ नहीं पाओगे। और वीडियो देखने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और उसके साथ ही साथ वीडियो को प्लीज कॉमेंट भी कर देना। और इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो इतनी सारी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आज के टॉपिक रिगार्डिंग, सभी पॉइंट एंड सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और उस क्वेश्चन को देख के भी आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो जो कौन से टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में, नीट लेवल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में पूछा जाते हैं। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बाकी मेरा सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके भी आप बाकी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड के बारे में। तो ये दो पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं जो कार्बन एक ऐसे एलिमेंट है और कार्बन एक ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर हम लोग टेट्रावैलेंसी की नेचर देखते हैं। तो अभी टेट्रावैलेंसी क्या है हम लोग जानते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, और इसी रीजंस के लिए कार्बन के पास 4 हैंड होते हैं। और जिस 4 हैंड के अंदर कार्बन चाहे तो सेम टाइप की ग्रुप, नहीं तो डिफाइन टाइप ऑफ द ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से लैक्टिक एसिड देख पा रहे हैं, और जिस लैक्टिक एसिड के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो सेंट्रल कार्बन जो है, ये सेंट्रल कार्बन यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप की ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से जुड़ा है। जब ऐसे हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल कार्बन ऐसे 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ेंगे तो इस सेंट्रल कार्बन को हम लोग यहाँ पर चिरल सेंटर और किरल कार्बन के नाम से जानते हैं। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे हम लोग चिरल कार्बन और किरल सेंटर देखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग चिरल कार्बन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और जब हम लोग इसे जानेंगे और इसको हम लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया जो चिरल कार्बन और चिरल सेंटर क्या होते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़े और इसे जानने की जरूरत क्यों है। इसे जानना इसीलिए जरूरत है क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी लेवल में हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में पूछा जाते हैं। तो कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं? जब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाते हैं तो उस जगह पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखा जाएंगे और उस एग्जाम्पल से आपको पूछा जाएंगे कि इस एग्जाम्पल के अंदर क्या आप कोई चिरल सेंटर देख पा रहे हो। जैसे हम लोग अभी इस आंसर को समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लो आपको एग्जाम में पूछा गया है 4-octanol, नहीं तो मान लो आपको एग्जाम में दिया गया है 2-bromobutan, नहीं तो 2,4-dimethyl-hexane, और आपको देने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है जी इसमें क्या आप चिरल कार्बन देख पा रहे हो। तो डेफिनेटली जब हम लोग 4-octanol के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहां पर आप चिरल कार्बन देख पा रहे हो। कैसे देख पा रहे हो? क्योंकि मैंने अभी बोला चिरल कार्बन होंगे तो उस कंडीशन में आप कार्बन के साथ अलग अलग टाइप की ग्रुप देखोगे। तो यहां पर आप कौन से टाइप की ग्रुप देख पा रहे हो? जैसे आप यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देख रहे हो, यहां पर आप CH2 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 CH3 ग्रुप देख रहे हो, इस साइड में आप CH3 CH2 CH2 देख रहे हो और यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन देख रहे हो। दैट मींस ये जो कार्बन जिसके ऊपर मैंने यहां पर स्टार मार्क किए हैं, ये कार्बन यहां पर 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस कार्बन को हम लोग यहां पर किरल कार्बन के हिसाब से कंसीडर करेंगे। इसे ही हम लोग यहाँ पर किरल सेंटर बोलेंगे और इसी मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ पर किरल मॉलिक्यूल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने 4-octanol को समझाया आपको, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 2-bromobutan हो और 2,4-dimethyl-hexane हो, हर जगह पे आप यहाँ पर किरल कार्बन देख सकते हो। तो अभी हम लोग इसी पॉइंट को डायग्राम से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख पा रहे हो, एक राइट हैंड है और राइट हैंड के सामने एक मिरर है और मिरर के ऊपर आप इसका इमेज देख पा रहे हो। उसी तरीके से आप यहाँ पर आप राइट ईयर देख रहे हो जिसका इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो मिरर के ऊपर जो लेफ्ट है।
दैट मीन्स जब आप राइट हैंड को मिरर के सामने रख रहे हो और मिरर के अंदर उसका इमेज लेफ्ट हैंड हो रहा है, नहीं तो मान लो आप यहाँ पर राइट ईयर रख रहे हो और उसका इमेज यहाँ पर लेफ्ट हुआ, तो उस कंडीशन में हम लोग उसे चिराल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। दैट मीन्स चिराल ऑब्जेक्ट हम लोग उसे बोलेंगे जिस जगह पे ऑब्जेक्ट को जो रखते हो उसका ऑपोजिट इमेज हो रहा है। दैट मीन्स राइट हैंड आप रखते हो तो उसका लेफ्ट हैंड फॉर्म जेनरेट हो रहा है, आप राइट ईयर रखते हो तो उसका आपका लेफ्ट ईयर फॉर्म जेनरेट हो रहा है। तो जब ऐसा फॉर्म आप देख पाओगे राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो लेफ्ट का राइट फॉर्म देख पा रहे हो, उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पर चिराल ऑब्जेक्ट के हिसाब से कंसीडर करोगे। लेकिन मान लो आपके सामने कोई चेयर है और चेयर को आप यहां पर मिरर के सामने रख रहे हो, तो उसका जो इमेज यहां पर जेनरेट हो रहा है, इमेज यहां पर राइट लेफ्ट में नहीं हो रहा है और लेफ्ट भी यहां पर राइट फॉर्म में जेनरेट नहीं हो रहा है। जैसे आप यहां पर स्पून को भी देख पा रहे हो, तो स्पून के अंदर भी आप इस राइट और लेफ्ट की फॉर्म कन्वर्शन नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब समरी ये निकाल रहा है जब चिराल ऑब्जेक्ट होंगे तो उस जगह पर राइट एंड लेफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो लेफ्ट फॉर्म राइट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। लेकिन ऐसा कन्वर्शन राइट लेफ्ट में, नहीं तो लेफ्ट फॉर्म राइट फॉर्म में कन्वर्शन ए चिराल के अंदर नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट को जब आप याद नहीं रखोगे तो इस पॉइंट रिगार्डिंग में बाकी जितने पॉइंट पीछे बोलूंगा उस पॉइंट को भी आप समझ नहीं पाओगे। तो इसका मतलब चिराल का मतलब क्या हुआ, चिराल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट which the left hand are in a right form, then we can say they are called as in chiral object. That means chiral object हम लोग उसे बोलेंगे जहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फॉर्म देखेंगे, और एचिराल मतलब जहां पर हम लोग ऐसे कोई भी टाइप के फॉर्म नहीं देखेंगे। दैट मींस राइट फॉर्म लेफ्ट फॉर्म में, नहीं तो लेफ्ट फॉर्म राइट फॉर्म में नहीं देखेंगे, और उसी कंडीशन में हम लोग उसे एचिराल के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और इसे चाहो तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, द ऑब्जेक्ट दैट हैव सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इन दैट कंडीशन वी कैन से दे आर कॉल्ड एज एन एचिराल ऑब्जेक्ट। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मींस मिरर इमेज दैट इज नॉट सेम एज द इमेज इटसेल्फ, इमेज के जैसा नहीं। जैसे राइट हैंड रहा तो लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड रहा तो उस जगह पर राइट हैंड ही होना चाहिए। तो राइट हैंड जब लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप उसे क्या बोलोगे, चिराल ऑब्जेक्ट बोलोगे। जब राइट में कन्वर्ट होंगे तो उस जगह पर राइट फॉर्म में देखोगे तो उस कंडीशन में हम लोग उसे ए चिराल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया चिराल ऑब्जेक्ट क्या है, एचिराल ऑब्जेक्ट क्या है, और उसी तरीके से हम लोगों ने ये भी समझ लिया जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं जो प्लान ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं। प्लान ऑफ सिमेट्री मींस आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, जो इमेजिनरी लाइन एक ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और उस लाइन को हम लोग यहाँ पर प्लान ऑफ सिमेट्री के हिसाब से कंसीडर करते हैं। इस जगह पे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट को याद रखना है, जो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्लान ऑफ सिमेट्री की लैकिंग देखते हो तो ऑब्जेक्ट आपका चिराल होंगे, और जब ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उस जगह पे ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्लान ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हो, उस कंडीशन में आपका वो ऑब्जेक्ट ए चिराल होंगे। जैसे यहां पर आप एक काप देख पा रहे हो, काप के ऊपर से मैंने एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किए, और ड्रॉ करने के बाद यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट, आपका जो काप है, एक काप दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। दैट मींस इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लान ऑफ सिमेट्री के हिसाब से कंसीडर करेंगे। इस जगह पे हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, इस जगह पे इस कंपाउंड को हम लोग यहां पर ए चिराल के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिए जो प्लान ऑफ सिमेट्री क्या होते, चिराल ऑब्जेक्ट क्या होते, ए चिराल ऑब्जेक्ट क्या होते, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं चिराल सेंटर, जिसे मैंने अभी डिस्कस किया चिराल सेंटर के बारे में। जैसे यहां पर आप एक एग्जांपल के हिसाब से देख पा रहे हो 3 ब्रोमोहेक्सेन। तो 3 ब्रोमोहेक्सेन के अंदर क्या आप चिराल कार्बन और चिराल सेंटर देख पाते हो, डेफिनेटली आंसर है हाँ। इसीलिए देख पाते हो क्योंकि यहां पर जो आपका सेंट्रल कार्बन है, ये सेंट्रल कार्बन यहां पर 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, CH2CH3 से जुड़ा हुआ है, और उसके साथ ही साथ ये CH2CH2CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। दैट मींस यहां पर अलग अलग टाइप के अल्काइल ग्रुप के साथ वो जुड़ा हुआ है, और जब इसे जोड़ते हैं तो उसी कंडीशन में हम लोग उस सेंटर को, उस कार्बन को चिराल कार्बन के हिसाब से कंसीडर करते हैं। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल के हिसाब से 5 ब्रोमोडेकेन ले रहे हैं, तो यहां पर भी क्या किराल कार्बन है, तो इस जगह पे भी हम लोग यहां पर किराल कार्बन देख सकते हैं, और इसे कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां पर ये कंपाउंड 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, ब्रोमीन से जुड़ा है, ब्यूटाइल एंड पेंटाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस कार्बन को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे,
किराल कार्बन के हिसाब से इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। अभी इसे जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाते हैं। जैसे मान लेते हैं जो एग्जाम हॉल में आपको दिया गया है एपिड्रिन के एग्जाम्पल, नहीं तो आपको दिया गया फ्रुक्टोज के एग्जाम्पल, और उसमें से आपको पूछा जा रहा है ये कंपाउंड के अंदर आपका किराल कार्बन कितना है, इस जगह पे आप किराल सेंटर कितना देख पा रहे हो। जैसे हम लोग यहाँ पर फ्रुक्टोज को ऑब्जर्व करें तो फ्रुक्टोज में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 किराल सेंटर है। कैसे, जैसे पहला इस कार्बन को कंसीडर करें तो यहाँ पर 4 ग्रुप है, आप देख लो। जैसे हाइड्रोजन एक हुआ, हाइड्रोक्सिल एक हुआ, यहाँ पर CH2OH एक हुआ, और ऊपर के तरफ कार्बन नंबर 1 के ऊपर जितनी सारी ग्रुप है, ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल को हम लोग यहाँ पर दूसरे ग्रुप के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। अभी इसे हम लोग सेकंड नंबर के हिसाब से कंसीडर करें तो इसमें 4 ग्रुप कहां पर है, ये पहला एक ग्रुप हुआ, ये हाइड्रोजन दूसरे ग्रुप हुआ, ये नीचे जो है टोटल तीसरा ग्रुप हुआ, और इसके ऊपर जो ग्रुप है ये टोटल 4 नंबर ग्रुप हुआ। अब तीसरा नंबर कार्बन को कंसीडर करें तो यहां पर हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप हुए, ये हाइड्रोजन दूसरे ग्रुप हुए, ये नीचे जो है टोटल एक ग्रुप हुए, और इसके ऊपर जो देखा जा रहा है ये टोटल ये दूसरे ग्रुप चौथा नंबर ग्रुप हुए। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसे चिराल कार्बन के हिसाब से और चिराल सेंटर के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो चिराल कार्बन और चिराल सेंटर किस तरीके से होते हैं। तो इसके साथ मैं आपको और एक पॉइंट भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभार ये चिराल सेंटर चिराल कार्बन को हम लोग एग्जाम हॉल में दूसरे नाम से भी बोला जाता है, और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब तो इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके पास कंपाउंड के एग्जाम्पल दिया जाएगा, देने के बाद आपको यह पूछा जाएगा जिस कंपाउंड के अंदर चिराल कार्बन कितना है, नहीं तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा जो कंपाउंड के अंदर आपको स्टेरियोजेनिक सेंटर कितना है। तो ये स्टेरियोजेनिक सेंटर और चिराल सेंटर की मीनिंग सेम ही है, तो ये वर्ड देख के आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको स्टेरियोजेनिक सेंटर बोले जो है और उसका मीनिंग आपका चिराल सेंटर भी वही है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया चिराल सेंटर को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाते हैं, और मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा भी दिया। और आपके लिए मैं अभी दो एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये 2 एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर चैनल की जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो की जो कमेंट बॉक्स है, वहां पर आपको रखना है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं जो आपको ये जो मैंने अभी समझा है ये आपको समझ में आ चुका है, और डेफिनेटली मेरा एक्सपेक्टेशन भी यही है जो आप इसको फाइंड आउट करोगे इस कंपाउंड को, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ा, ये सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली इसको रख भी दोगे। अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड कैसे होते हैं। अभी इस क्वेश्चन को जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो ऑप्टिकली एक्टिव क्या लैक्टिक एसिड है, इसे आप प्रूव करके दो। और इसमें से आपको ये भी मैं बोलना चाह रहा हूं जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसके क्राइटेरिया है, जो उसके पास चिराल कार्बन एंड चिराल सेंटर होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी वो दिखा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता जो कंपाउंड का अंदर चिराल सेंटर रहा तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिव होंगे ही होंगे वो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप बाद में देखोगे जहां पर आप कंपाउंड के अंदर चिराल सेंटर देखने के बाद भी आप देख पाओगे जो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ऐसा भी होंगे जो कंपाउंड के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए चिराल सेंटर चिराल कार्बन आप एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे लैक्टिक एसिड को हम लोग ऑब्जर्व करें तो लैक्टिक एसिड के अंदर यहाँ पर हम लोग एक ही चिराल सेंटर देख सकते हैं। जैसे ये कार्बन है, यही आपका चिराल सेंटर है, चिराल कार्बन है। यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल ग्रुप हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है लैक्टिक एसिड तो ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, जो लैक्टिक एसिड के एग्जांपल आप जब लेते हो तो उसमें से 2 इसका फॉर्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक फॉर्म होंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? पहला इसका जो प्लस लैक्टिक एसिड होते हैं वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस लैक्टिक एसिड इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि ये प्लानोपोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है। कौन सी साइड में रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज होंगे। और हम लोग जानते हैं जो रोटेशन जब करवाएंगे तो उस कंडीशन में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, भले ही कंपाउंड के पास आपका चिराल कार्बन रहे और उससे ना रहे और एक रहे और नहीं तो एक से भी ज्यादा रहे। लेकिन ये है इसका बेसिक क्राइटेरिया, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड को प्लानोपोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाना ही होगा। और रोटेशन 2 तरीके से करवाएंगे, एक होगा प्लस और दूसरा होगा माइनस। तो यहां पर प्लस हम लोग देख लिए और सेकेंड पॉइंट हम लोग यहां पर देख रहे हैं माइनस। इसका मतलब यहां पर जो रोटेशन होंगे वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होंगे और इसीलिए हम लोग इसे लेवोरोटरी के हिसाब से कंसीडर करते हैं। और लास्ट जो है यहां पर इसे हम लोग प्लस माइनस लैक्टिक एसिड बोलते हैं। प्लस माइनस लैक्टिक एसिड मींस हम लोग प्लस माइनस लैक्टिक एसिड तब जनरेट कर सकते हैं जिस जगह पे आपको इक्विमोलर क्वांटिटी में
प्लस लैक्टिक एसिड लेना है और माइनस लैक्टिक एसिड लेना है, और जब ले लेंगे इक्वल मोलर क्वांटिटी में तो उस कंडीशन में हम लोग इस मिक्सचर को रेसिमिक बोलेंगे। और ये रेसिमिक मिक्सचर में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव इसीलिए होते क्योंकि यहां पर आपने प्लस एंड माइनस दोनों इक्विमोलर में लिए, और इक्विमोलर में लेने के लिए एक चार्ज दूसरी को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है। इसीलिए यहां पर आप कोई भी टाइप के रोटेशंस नहीं देख पाते हो, और इसीलिए प्लस एंड माइनस लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे यहां पर डायग्राम में भी हम लोग देख पा रहे हैं, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं मिरर इमेज जनरेट हो रहा है लैक्टिक एसिड को, तो इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये प्लस लैक्टिक एसिड और माइनस लैक्टिक एसिड देख रहे हैं। और इस जगह पे आपको मैं और एक पॉइंट भी बोलना चाहता हूं सभी को, जिस जगह पे स्टूडेंट्स याद रखना, जो प्लस एंड माइनस लैक्टिक एसिड जो होंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो सभी सेम होंगे। जैसे आप प्लस लैक्टिक एसिड की बात करो, उसका मेल्टिंग पॉइंट आप 26 डिग्री सेल्सियस देख पा रहे हो, माइनस में बात करोगे तो भी उस जगह पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 26 ही देखोगे। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है जो उसका दोनों का रोटेशन अलग होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगे। अभी आगे की तरफ हम लोग जाते हैं और आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं दूसरी कंपाउंड, और दूसरी कंपाउंड है हमारा यहाँ पर टार्टरिक एसिड। सो टार्टरिक एसिड के जब स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कंपाउंड ऐसे बहुत सारे होंगे जहां पर आपका एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे, और जैसे ऐसे भी बहुत कंपाउंड देखेंगे जहां पर हम लोग एक से ज्यादा देखेंगे। तो यहां पर हम लोग एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम देख सकते हैं, एक कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 2, और यहां पर ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। तो ये टार्टरिक एसिड की जब हम लोग बात करेंगे तो इस जगह पे इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यहां पर दो कंपाउंड ऐसा होते हैं जो यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव है और दो यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, तो पहला होंगे प्लस टार्टरिक एसिड जो प्लान ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज, और जिसे हम लोग डेक्स्ट्रोरेटरी और प्लस लैक्टिक एसिड प्लस टार्टरिक एसिड के हिसाब से बोलेंगे। और सेकंड जो है जिसे हम लोग यहां पर बोलते हैं माइनस टार्टरिक एसिड, जहां पर हम लोग यहां पर देख रहे हैं प्लान ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और जिसे हम लोग यहां पर लेबोरेटरी के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और थर्ड जो पॉइंट आते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेसो टार्टरिक एसिड। अभी जो मेसो टार्टरिक एसिड होते हैं, ये टार्टरिक एसिड मींस अभी इस जगह पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं मेसो कंपाउंड उस जगह भी पॉसिबल है जहां पर आपके जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में आपको एसिमेट्रिक कार्बन एटम दो हो, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन एटम जब दो होंगे तो दो कार्बन के बीच से आपको एक प्लान ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। जब प्लान ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ करोगे तो उस जगह पे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, दो इक्वल हॉल में डिवाइड हो जाएंगे, और आपको देख के ऐसा लगेगा जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज है, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होते। जब ऐसा कोई कंपाउंड आप देखते हो तो उस कंडीशन में आप ये याद रखना जो कंपाउंड आपका मेसो कंपाउंड है और वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसीलिए होते हैं बिकॉज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द वन चिरल कार्बन इज कैंसल्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर, एंड फॉर दैट रीजन द मेसो कंपाउंड आर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दे आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो मेसो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है प्लस माइनस टार्टरिक एसिड जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था लैक्टिक एसिड के अंदर। तो टार्टरिक एसिड के अंदर भी एक ही है जो यहां पर भी आपको प्लस एंड माइनस टार्टरिक एसिड इक्विमोलर में ले लेना है। लेने के बाद उसके ऊपर से आपको प्लान ऑफ पोलराइज्ड लाइट को पास करना है। आप देखोगे जो इस जगह पे रोटेशन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने यहां पर प्लस एंड माइनस इक्विमोलर में लिया और इस जगह पे एक चार्ज दूसरी चार्ज को क्या कर रहा है, एक यहां पर एक और एक को कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि आपने इक्विमोलर में लिए, इसीलिए ये यहां पर चार्ज न्यूट्रल आ जाएंगे, यहां पर प्लस एंड माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, यहां पर एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसी रीजंस के लिए आपका जो रेसिमी मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी को दिखाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जो टार्टरिक एसिड को जब रिप्रेजेंट करोगे चार फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, इसका दो फॉर्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और दो फॉर्म है जो ऑप्टिकली इसका इनएक्टिव होंगे। तो यहां पर हम लोग डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ये टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये मिरर इमेज एक और एक को जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही, क्योंकि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसका मिरर इमेज होना कंपलसरी है। भले ही उस कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहे और ऑप्टिकली उस कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ना रहे, भले ही उस कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक हो नहीं तो उससे ज्यादा हो, लेकिन ये कंपलसरी है जो कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज होना ही चाहिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स के लिए, और दूसरा उसका प्लान ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाना उसके लिए कंपलसरी है। जैसे यहां पर मेसो कंपाउंड में मैंने अभी जो बोला आपको, जो यहां पर हम लोगों ने यहां पर एक प्लान ऑफ सिमेट्री देह से हम लोग यहां पर देख पा रहे, हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किए, तो ये जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो ये आपको एक और एक का मिरर इमेज रख रहा है, और यही मैंने आपको बोला, लेकिन ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
क्योंकि इस जगह पे एक कार्बन दूसरी कार्बन के रोटेशन को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इसीलिए कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस पॉइंट से भी स्टूडेंट्स याद रखना, जो क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम हॉल में ये भी पूछा जाता है, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया। उसी तरीके से रेसिमी मिक्सचर का भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया आपको, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि आप यहाँ पर इक्विमोलर क्वांटिटी में प्लस और माइनस ले रहे हो, और प्लस और माइनस लेने के लिए एक और एक की अपोजिट रोटेशन है, इसीलिए इस जगह पे भी एक और एक को न्यूट्रल कर देते एक्टिविटी को, और इसीलिए यहां पर भी आप कोई भी टाइप के रोटेशन नहीं देख पाओगे। दैट मींस समरी ये हुआ, जो टार्टरिक एसिड की बात हम लोग करें तो इस जगह पे इसका 4 फॉर्म निकलेंगे, इसमें से प्लस एंड माइनस टार्टरिक एसिड जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और यहां पर जो आपको मेसो टार्टरिक एसिड और इसके साथ ही साथ जो आपका रेसिमी मिक्सचर टार्टरिक एसिड है ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में यहां तक ही है, और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियोआइसोमर्स के ऊपर से जाएंगे, और वहां पर हम लोग देख लेंगे एनेंशियोमर और डायस्ट्रोमर्स के बारे में। सो आफ्टर ऑल सभी स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। तो थैंक यू अगेन।